हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले जो ये सब्जेक्ट है साइंस, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि साइंस होता क्या है और इसकी ब्रांचेस कैसे होती हैं और किस में हम कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और यहाँ पर जो साइंस का इंट्रोडक्शन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साइंस होता क्या है। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स। हमारे नेचर की स्टडी या फिर नेचर में जो भी चीज़ें हैं उनका बिहेवियर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, ये सब जानना साइंस कहलाता है। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द नेचुरल थिंग्स एंड नॉलेज दैट वी ऑब्टेन अबाउट देम। जो भी नेचुरल थिंग्स हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, उनका बिहेवियर, उनका नेचर कैसा है, उस बारे में नॉलेज को इकट्ठा करना, उस बारे में नॉलेज को प्राप्त करना, यही हमारे लिए साइंस कहलाता है। आगे यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो ए सिस्टम ऑफ नॉलेज about the physical, chemical and biological universe and things that occur in it is called science। मतलब क्या है कि एक सिस्टम है नॉलेज का, यानी कि बोल सकते हैं कि सिस्टमेटिक नॉलेज फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे काम करती हैं, उन सभी की जो नॉलेज है उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन दैट एक्सप्लेन द बेसिक रूल्स ऑफ नेचर। और यहाँ पर इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो नेचर के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हम अब जानते हैं कि ब्रांचेस ऑफ साइंस क्या क्या हैं, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसको साइंस को कहा जाता था वो नेचुरल साइंस कहा जाता था, क्योंकि जैसा हमने कहा कि साइंस जो है वो नेचर की स्टडी है, नेचुरल थिंग्स के बिहेवियर और उसके नेचर को जो जानेंगे हम वो साइंस में जानते हैं। ठीक है, तो नेचुरल साइंस को हमने जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है फिज़िकल साइंस, सेकंड है अर्थ एंड स्पेस साइंस, और थर्ड में डिवाइड किया हमने लाइफ साइंस में। फिज़िकल साइंस में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, इसको आप याद रखेंगे। अर्थ और स्पेस साइंस में जियोलॉजी, मीटरियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और ओशनोलॉजी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लाइफ साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी और जेनेटिक्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में आपका बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी का भी पार्ट आता है और जेनेटिक्स का भी पार्ट बायोलॉजी में आता है। यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। फिज़िक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिज़िकल फेनोमेना लाइक द मोशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड फोर्सेस। कोई मैटर है, मैटर आप पढ़ चुके हैं 9th में कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर जो है कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज़ें हैं जो जिसके अंदर मास है और वो कोई भी स्पेस घेरता हो, वो सभी क्या है, मैटर है। तो फिज़िकल जो प्रॉपर्टी हैं, फिज़िकल जो फेनोमेना है, उन सभी के स्टडी करना क्या है, फिज़िक्स है। जैसे किसी के कोई मोशन को जानना, कोई व्हीकल है उसका मोशन किस तरीके से है, लीनियर है, सर्कुलर है, ऑसिलेटिंग है, ये सब जानने को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, किसी मैटर पर कितना फोर्स लगा है, कितने फोर्स लगाने पर वो कितना डिस्टेंस को कवर करता है, ये सब जानना हमारे लिए फिजिक्स कहलाता है। तो यही डेफिनेशन इसमें लिखी है कि फिजिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी, यानी कि साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना किसी भी मैटर के मोशन, एनर्जी, फोर्स, इन सभी की स्टडी क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। अब बात करते हैं कि जो ये फिजिक्स वर्ड है ये कहाँ से आया, किस तरीके से बना, इसका मतलब क्या है। देखिए, वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से आया और वो ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस। क्या नाम है, ग्रीक वर्ड का नाम है फ्यूसिस, जिसका मीनिंग होता है नेचर।
और हम सभी जानते हैं, अभी हमने अभी पढ़ा कि नेचर की स्टडी करना ही क्या है, साइंस है। और नेचर की स्टडी फिजिकल फेनोमेना पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर करना ही क्या है, फिजिक्स कहलाता है। तो फ्यूसिस वर्ड का मीनिंग क्या है, नेचर है। फिजिक्स में जो भी चीज़ें आती हैं उन सब को जब हम पढ़ते थे तो 18वीं सेंचुरी से पहले उसका नाम जो था वो कहा गया नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है, तो ओल्ड नेम फिजिक्स का क्या था, नेचुरल फिलॉसफी था 18वीं सेंचुरी से पहले। फादर ऑफ फिजिक्स की बात करें तो फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो गैलीली, न्यूटन और आइंस्टीन को माना जाता है। लेकिन मॉडर्न साइंस की अगर बात करें, जो मॉडर्न साइंस के फादर हैं वो कौन है, गैलीलियो गैलीली हैं। क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो हमें क्लियर नहीं थे और जो गलत हम पढ़ते थे उनको सही किया गैलीलियो गैलीली ने, और गैलीलियो गैलीली को ही मॉडर्न साइंस का जो फादर है वो माना गया। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिहेव करती हैं, उन सभी की स्टडी केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री में आप फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके से पढ़ते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, केमिकल केमिस्ट्री क्या है, ये दोनों तरीके की केमिस्ट्री आप यहाँ पर पढ़ते हो। केमिस्ट्री वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है जो कि कीमिया वर्ड है, और कीमिया वर्ड का अगर मीनिंग देखें तो हिंदी में उसको काला रंग कहते हैं, जिसको बोला जाता है आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लैक कलर, आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ब्लैक कलर। और याद रखने का एक पॉइंट ये है कि किंग ऑफ केमिस्ट्री या फिर फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोइन लॉरेंट डी लिवोसियर, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया। और किंग ऑफ एसिड, ये आप सभी को याद होना चाहिए, किंग ऑफ एसिड कहलाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको बोला गया H2SO4, जिसका केमिकल सिंबल H2SO4 है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के बारे में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बायो के बारे में ले लेते हैं। बायोलॉजी क्या है, देखिए, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर ओरिजिन, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनकी स्टडी कि उनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से वे उत्पन्न हुए, कहाँ से वो आए। ठीक है, और एनाटॉमी मतलब क्या है कि उनकी जो बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर है वो कैसी है, किस तरीके से है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब उनकी शेप कैसी है, किस तरीके से होती है। फिजियोलॉजी होता है कि वो जो है प्रोसेस किस तरीके से, फिजिकल प्रोसेस के बारे में उनके जानने को हम कहते हैं। बिहेवियर का मतलब आप सभी जानते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस तरीके से उनका जो किंगडम है वो बना। ये सब जानकारी जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो बायो में आती है, जिसको बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया, जो कि वर्ड है बायोस और लोगोस। ये दो वर्ड थे, बायोस और लोगोस। बायोस का मीनिंग होता है लाइफ और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी। मतलब लाइफ के बारे में स्टडी करना ही क्या है, बायोलॉजी है। किसी की लाइफ के बारे में जानना ही क्या है, बायोलॉजी है। द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है उसके बारे में स्टडी करना ही क्या है, बायोलॉजी कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं, एट्सेट्रा, ये सभी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। इसी में एनिमल्स में भी ह्यूमन आते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी को कहा जाए तो एरिस्टोटल है, इसको याद रखिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। हमने बताया था कि बायोलॉजी जो है वो जूलॉजी, जेनेटिक्स और बॉटनी इन सभी में है, लेकिन हम मेनली पढ़ने वाले हैं बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में हम स्टडी ऑफ प्लांट यानी कि प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, और जूलॉजी में हम एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो फंगी हों या फिर ह्यूमन हो या कोई भी लायन वगैरह जो भी हैं, ये सभी जूलॉजी में आते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो जूलॉजी में आते हैं, और जितने भी प्लांट हैं वो सब बॉटनी में आते हैं।
ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। किस तरीके से ये जो है डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करें और किस तरीके से इक्वेशंस को बनाते हैं, किस तरीके से बैलेंस करते हैं, ये सभी जो है इस चैप्टर में आपके दिया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर के हेडिंग ले लेते हैं जो कि है रिएक्शन। ये रिएक्शन होती क्या है? ए रिएक्शन इज़ एन एक्शन टेकन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग। एक रिएक्शन क्या है? जिससे हमें कुछ न कुछ रेस्पॉन्स मिले। हमने क्या किया? कुछ एक्शन किया और उसका हमें कुछ रिएक्शन मिले, वही क्या है? रिएक्शन है। ठीक है, कुछ रेस्पॉन्स। जैसे हमने मान लो 2 केमिकल कोई भी रिएक्टेंट ले लिए, उन दोनों को हमने क्या कराया? रिएक्ट कराया, यानी कि एक्शन किया। जब उन्होंने एक्शन किया तो कुछ न कुछ रेस्पॉन्स हमें मिलेगा, उसी को बोलते हैं हम रिएक्शन। एक्शन और उसके बाद जो रेस्पॉन्स मिला, उन दोनों को मिला करके रिएक्शन बोला जाता है। आइए आगे समझते हैं, समझ में आ जाएगा आगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन। 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक तो फिजिकल रिएक्शन और दूसरा होता है केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन क्या होते हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो ए फिजिकल रिएक्शन इज रिएक्शन इन विच, यानी कि फिजिकल रिएक्शन जो है एक रिएक्शन है जिसमें ए चेंज टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल या फिर सब्सटेंस, जिसमें किसी मटेरियल या फिर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया जाता है, वो क्या कहलाता है? फिजिकल रिएक्शन कहलाती है। फिजिकल चेंज में क्या क्या हो सकता है? शेप चेंज हो सकती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है, और विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, यानी उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। मतलब अगर हम बर्फ़ को पिघलाएं तो बर्फ़ से क्या बनेगा? पानी बनेगा, यानी कि आइस से वाटर बनेगा, लेकिन अभी भी उसमें H2O ही है। अगर आइस बन जाए तब भी H2O है, और अगर वाटर बन जाए तब भी H2O है। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी स्टेट चेंज हुई। सॉलिड से वो लिक्विड में गया तो स्टेट चेंज हो सकती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो ये सब क्या है? फिजिकल चेंज है। बट कंडीशन एक है कि आपके जो भी सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। एक बात आप याद रखेंगे कि फिजिकल जो रिएक्शन है वो क्या है? रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या है कि आइस से अगर हम वाटर को बनाते हैं तो वाटर से फिर से आइस बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से हम समझ सकते हैं? ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेज आर नोन एज प्रोडक्ट। एक केमिकल रिएक्शन वह प्रोसेस है जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस, जिनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक या फिर एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंस में, जिनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो है रिएक्टेंट जो होते हैं वे सब्सटेंस हैं जिनको हम रिएक्शन कराने के लिए लिया जाता है, और प्रोडक्ट जो है वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें मिलते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कैन नॉट बी रिवर्स प्रोसेस, ये रिवर्स प्रोसेस नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और या वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट हैं, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है। लेकिन इसको रिवर्स कर सकते हैं, बट हाई इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम प्रोवाइड करें तब कर सकते हैं। लेकिन आप एक प्रॉपर्टी को याद रखिएगा कि ये रिवर्स प्रोसेस नहीं होता। जैसे अगर हमने किसी पेपर को बर्न किया, पेपर को अगर हम बर्न करते हैं तो फिर से हम उसको पेपर नहीं बना सकते। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। अब देखिए रिएक्टेंट होते क्या हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वे सब्सटेंस जिनको केमिकल रिएक्शन का पार्ट माना जाता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन को कराया जाता है जिनसे, वो क्या है? रिएक्टेंट है। केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो भी केमिकल्स के पार्ट्स हमारे पास होते हैं जिनको रिएक्ट कराया जाता है वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स।
केमिकल रिएक्शन से बनने वाला जो भी सब्सटेंस होगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे इस रिएक्शन को देखें तो Na+H2O है, तो Na और H2O ये रिएक्शन कराने के लिए लिए गए हैं, तो इनको हम बोल देंगे रिएक्टेंट। रिएक्शन होने के बाद हमें NaOH और H2 मिलता है, तो इनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स। तो रिएक्शन होने से पहले जो सब्सटेंस हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस होते हैं उनको प्रोडक्ट्स बोला जाता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन को देखें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो इनको बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो इसको बोला जाएगा प्रोडक्ट। आप समझ गए होंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम किसको बोल रहे हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंज हो सकता है। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जो भी सब्सटेंस है उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस वहाँ से निकल सकती है, गैस इवॉल्व हो सकती है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेशन या फिर पीपीटी बन सकती है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना हो सके, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स हमें जो है उसमें मिल जाते हैं, तो ये क्या है पीपीटी है। आगे पढ़ेंगे पीपीटी होता क्या है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है वर्ड इक्वेशन क्या है। देखिए वर्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होती है, फिर वर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसको हम केमिकल फॉर्मूले में नहीं लिखते, केवल वर्ड में उनके नाम लिख देते हैं। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम लिखा जाएगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिखा जाएगा, इसकी जगह पर केमिकल फॉर्मूले हम यूज़ नहीं करते। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हम केमिकल फॉर्मूले यूज़ नहीं करते, केवल वर्ड में उनके नाम लिख देते हैं, तो वो कहलाती है वर्ड इक्वेशन। स्केलेटल की बात करें तो स्केलेटल में क्या होगा कि जिनके फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं, यानी कि केमिकल फार्मूलाज को अगर हम यूज़ करें तो वो रिएक्शन इक्वेशन कहलाएगी स्केलेटल। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम है, यहाँ पर वर्ड में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है Mg उनके सिंबल्स यानी कि केमिकल फार्मूला। ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला लिखा गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि वर्ड इक्वेशन और स्केलेटल क्या है। तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि जिसमें हम वर्डिंग फॉर्म में लिखते हैं तो वो वर्ड इक्वेशन है, जिसमें हम स्केलेटल फॉर्म में लिखते हैं वो स्केलेटल इक्वेशन है। स्केलेटल फॉर्म का मतलब क्या है कि जिसको हम केमिकल फार्मूलाज की फॉर्म में लिखते हैं। अब नेक्स्ट आता है केमिकल इक्वेशंस क्या है। केमिकल इक्वेशंस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज। केमिकल इक्वेशंस जो है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जिसको हम फार्मूला या फिर सिंबल्स की हेल्प से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो कि CH4+O2 यानी कि मीथेन को हम जो क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, यानी कि जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसमें हमें CO2+H2O मिलता है, यानी कि वेपर फॉर्म में H2O मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीथेन CH4 यहाँ पर स्केलेटल फॉर्म में लिखे हुए, तो यहाँ सारी इक्वेशन हम टोटल क्या देख रहे हैं, स्केलेटल फॉर्म में। तो ये स्केलेटल इक्वेशन है, लेकिन इसी को केमिकल इक्वेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि ऐसी इक्वेशंस जिसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, किसका, एक केमिकल रिएक्शंस का, जिसको लिखा जाए सिंबॉलिक फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशंस कहलाएगी। आगे देखते हैं कि हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। तो LHS में रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं हमेशा, और RHS में हमेशा प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स और ये जब रिएक्ट होता है तो ये बनाता है प्रोडक्ट। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमने अभी देखा Mg+O2, तो ये दोनों रिएक्टेंट हैं, और MgO जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये प्रोडक्ट है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाए, इसको भी आप देख लीजिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ये लिखा जाता है। जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लिखते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड बट इट्स ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो यही है मास में। ठीक है, देखिए मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है, जितना मास हम रिएक्टेंट का लेंगे उतना ही मास हमें प्रोडक्ट में मिलना चाहिए, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो बराबर होने चाहिए दोनों तरफ, जैसे मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। आइए देखते हैं कैसे, इसका मतलब क्या है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन।
जितने नंबर ऑफ एटम्स हमने रिएक्टेंट्स में लिए थे रिएक्शन से पहले, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमें प्रोडक्ट में रिएक्शन के बाद चाहिए। ये जो होता है यही फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। देखिए, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, कैसे, आइए देखते हैं। लेट अस कंसिडर ए अनबैलेंस इक्वेशन। हमने मान लिया कि एक अनबैलेंस इक्वेशन को यहाँ पर कंसिडर कर लिया। Fe है, H2O है और Fe3O4 प्लस H2 इससे बनेगा। आयरन और वाटर जब इन दोनों को रिएक्शन कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और जो फेरस ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड जो है यहाँ पर हमें मिलता है। देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Fe और H2O है, ये मतलब Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हमने तीनों को लिख लिया। जब हमने यहाँ पर तीनों को लिखा, तीनों को लिखने के बाद आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ एटम सबसे पहले हम लिखते हैं Fe के, तो Fe के रिएक्टेंट में है 1। नंबर ऑफ़ एटम रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 है। अभी 3 को ध्यान मत दीजिएगा, पहले हमने क्या लिखा, 1। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, देखिए यहाँ पर 2 है, तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन हो गए 2। नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन कितने हैं, 1। ठीक है, अभी 4 बाद में हम बताएं कहाँ से आया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम प्रोडक्ट में देख लीजिएगा, Fe जो है, Fe के वो 3 है, O के जो हैं वो 4 है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ देख सकते हैं, और H के जो है वो 2 है यहाँ पर। तो हमें जो है ये और ये इक्वल करने हैं। तो यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ था, केवल 1 और यहाँ पर 1। तो क्या करेंगे, जब यहाँ पर 3 हैं Fe तो इस साइड भी 3 होने चाहिए, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई की तो 3 आ गया। यहाँ पर 4 हैं तो इस साइड भी 4 होने चाहिए, तो यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई की तो 4 आ गया। ये लेकिन यहाँ दोनों इक्वल है तो इन दोनों को हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट और नंबर ऑफ़ एटम प्रोडक्ट को इक्वल करना होता है। यहाँ पर पहले 1 था, यहाँ पर 3 था, तो 3 था तो इसको भी 3 बनाना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 बनाया। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 1, तो इसको 4 बनाना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 4 बनाया। ठीक है, इस तरीके से। बट एटम ऑफ H वो तो 8 हो गए। वो क्यों हुए 8, यहाँ पर देखिएगा, जब हमने यहाँ पर 4 लिखा तो यहाँ पर क्या है, ये 8 हो गए। ठीक है, अब जब ये 8 हो गए तो इसको भी हमें सही करना होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिएगा, जब हमने यहाँ पर 4 लिखा तो क्या, देखिए H 2 + 4, क्योंकि H के तो 2 हैं, तो यहाँ पर जब 8 हुआ इसका मतलब क्या है, O के तो 4 हो गया लेकिन H का 8 है, तो यहाँ पे हमें 8 करना होगा। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कैसे। आइए इस इक्वेशन में देखते हैं डायरेक्ट कैसे करते हैं। हमारे पास ये था कि Fe + H2O ये लिखा हुआ था, और यहाँ पर Fe3O4 और यहाँ पर केवल H2 था। ये इक्वेशन हमारे पास थी। जब हमने यहाँ पर देखा कि Fe यहाँ पर कितने हैं, 1 और यहाँ पर कितने हैं, 3, तो यहाँ पर हम 3 लगाएंगे। ठीक है, Fe तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया। H2 की बात करें तो अभी ये बैलेंस है, इसको हम कुछ नहीं कहेंगे। तो O4 को देखेंगे, O के 4 हैं, यहाँ पर O जो है वो 1 है। तो क्या करना होगा, कभी भी यहाँ नहीं लिखेंगे, सीधा हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आगे ही लिखना होता है जब हम बैलेंस करते हैं। तो 4 O तो बैलेंस हो गया, लेकिन H जो है उसके कितने हो गए, 8, क्योंकि ये 4 दोनों में मल्टीप्लाई करता है। जब 8 H हो गया तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8, तो इसीलिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हुई थी। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। आइए बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन यानी कि आप केवल इसके नाम से पहचानिएगा, कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन होना। तो इसमें लिखा भी हुआ है द रिएक्शन इन विच, वह रिएक्शन जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट्स यानी कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो रिएक्टेंट हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बर्निंग ऑफ कोल को देखें तो कोल यानी सॉलिड होता है, कार्बन और ऑक्सीजन, 2 यहाँ पर क्या हैं, रिएक्टेंट हैं, और दोनों ही कंबाइन हो करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब क्या है, CO2। तो ये इक्वेशन कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी कॉम्बिनेशन इक्वेशन।
ठीक है, कॉम्बिनेशन इक्वेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, और H2O जैसे ही बना तो क्या है, सिंगल प्रोडक्ट, तो ये कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, डिकम्पोज होना मतलब टूटना, ठीक है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। जब किसी रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है रिएक्शन के बाद 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो वो रिएक्शन कहलाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए FeSO4 है, जिसको फेरस सल्फेट बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट बोलेंगे। जब इसको हीट किया जाता है तो ये फिर 3 प्रोडक्ट में टूट जाता है। एक होता है फेरिक ऑक्साइड, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ज़रूरी नहीं कि यही रिएक्शन आप लिखें, आप अगर इस तरीके की कोई भी रिएक्शन देखते हैं वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आता है टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ टाइप हैं, जिसमें फर्स्ट आता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए थर्मल यानी कि यहाँ पर थर्म का मतलब है हीट, और थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि हीट की हेल्प से रिएक्शन का टूट जाना, हीट की हेल्प से रिएक्टेंट का टूट जाना, ये क्या कहलाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। डिकम्पोजिशन विच इज़ डन बाय हीट, यानी जिसमें हीट के द्वारा, हीट की हेल्प से डिकम्पोजिशन हो जाए, वो क्या कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। जैसे यहाँ पर है CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जिसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोला जाता है क्विक लाइम यानी कि चूना, वो और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो सिंगल रिएक्टेंट से जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले तो वो रिएक्शन कहलाएगी डिकम्पोजिशन। लेकिन अगर वो रिएक्शन हीट की हेल्प से होती है तो वो कहलाएगी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करेंगे, तब जा कर के इस रिएक्शन को हम कराते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि डिकम्पोजिशन विच इज़ डन बाय इलेक्ट्रिसिटी वी कॉल इट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। वह रिएक्शन जो डिकम्पोज हो जाए इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, वो कहलाती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे वाटर है, अगर वाटर में हाई इलेक्ट्रिसिटी करंट को प्रोवाइड कराया जाए या पास कराया जाए तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल प्रोडक्ट जो है सिंगल रिएक्टेंट्स जो है वो 2 प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हुआ है, तो ये रिएक्शन कहलाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हुआ है तो दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे यहाँ पर देखते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो याद रखिए फोटोलाइटिक यानी कि फोटो का मतलब होता है लाइट। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहें तो डिकम्पोजिशन विच इज़ डन बाय विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, जो सनलाइट एनर्जी है उसकी हेल्प से, वी कॉल इट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर अगर देखें तो AgCl है सिल्वर क्लोराइड, और उसको अगर हम सनलाइट में रख दें तो वो Ag यानी सिल्वर और क्लोराइड दोनों में अलग अलग टूट जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड का सनलाइट की हेल्प से सिल्वर और क्लोराइड में ब्रेकडाउन होना, यही कहलाता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और देखें तो सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में अगर रखा जाए तो वो सिल्वर और ब्रोमाइड दोनों में टूट जाता है, तो इसको भी हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करता है। अब ये कैसे ब्रेक डाउन करेगा, जो हाईली रिएक्टिव होगा वो लो रिएक्टिव रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करके अपने साथ मिला लेता है। आइए कैसे, द रिएक्शन in which more reactive elements displaces less reactive elements from its compound or solution is called displacement reaction। देखिए यहाँ पर Fe है और CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। तो Fe से कम रिएक्टिव कॉपर होता है
तो याद रखिएगा हमने क्या कहा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है वो ब्रेक डाउन करेगा, डिकम्पोज करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो जो Fe है वो हाईली रिएक्टिव यानी कि मोर रिएक्टिव है और Cu जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो इसके साथ जो सल्फेट है Fe उसको ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करने के बाद अपने साथ ले लेता है यानी कि फेरस या फिर आयरन सल्फेट बनाता है और साथ में कॉपर को अकेला छोड़ देता है। तो ये रिएक्शन कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे Zn जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ब्रेक डाउन करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो ZnSO4 बनेगा और साथ में Cu को अकेला छोड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन में देखें तो जो Pb यानी कि लेड होता है वो CuCl2 को ब्रेक डाउन करेगा और Cl2 को अपने साथ लेकर के PbCl2 लेड क्लोराइड बनाएगा और कॉपर को अकेला छोड़ेगा। इस तरीके से जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर जो है ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? यहाँ पर सिंगल का मतलब ये था कि एक रिएक्टेंट यानी कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ब्रेक डाउन कर रहा था, ये है सिंगल। तो डबल में क्या होगा, दोनों ही रिएक्टेंट एक दूसरे को ब्रेक डाउन कर जाएंगे। कैसे? द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयन्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड बाई ईच अदर इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो भी रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स होंगे या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे वो आपस में एक दूसरे को ब्रेक डाउन कह सकते हैं या फिर डिस्प्लेस कह सकते हैं, तो ऐसी रिएक्शन कहलाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? जैसे सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम ब्रोमाइड है, तो सिल्वर नाइट्रेट जो है सोडियम ब्रोमाइड को डिस्प्लेस करेगा और सोडियम ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्रेट को ब्रेक डाउन करेगा और दोनों ही आपस में ब्रेक डाउन करके कंबाइंड हो जाएंगे। और यहाँ पर AgNO3 है तो AgNO3 अलग हो जाएगा, NaBr दोनों अलग हो जाएंगे और दोनों आपस में क्या बनाएंगे, Ag के साथ Br मिलेगा और Na के साथ NO3 मिलेगा। तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम नाइट्रेट जो है हमें मिल जाता है। यहाँ पर देखिए Na2SO4 है, BaCl2 है, तो दोनों Na2SO4 और BaCl2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिएक्ट करके अलग हो जाएंगे। तो Ba के साथ आएगा SO4 आ जाएगा और Cl2 के साथ Na2 आ जाएगा, तो यहाँ पर NaCl बन जाएगा, यहाँ पर BaSO4 बन जाएगा। इस तरीके की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है यहाँ पर आप जान लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज़ एडिड टू सब्सटेंसेस। जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन का ऐड होना पाया जाए या फिर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। साथ ही साथ इसमें यह भी देखा जाता है कि हाइड्रोजन रिमूव भी हो सकती है। अगर आप ऑक्सीजन ऐड नहीं देख रहे हैं रिएक्शन में तो हाइड्रोजन का रिमूव देख लो। हाइड्रोजन अगर रिमूव होती है तो तब भी क्या है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है। इन विच सब्सटेंस लॉस इज इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है। ठीक है, आइए देखिएगा यहाँ पर देखिए Cu यानी कि कॉपर है और ऑक्सीजन है। इसको जब हम दोनों को हीट करते हैं तो साथ ही साथ हमें CuO मिलता है, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पर एडिशन हुआ। कॉपर अकेला था, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो ऑक्सीजन का एडिशन इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पर अगर देखें तो सेकंड इक्वेशन को H2S प्लस O2 मतलब क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर गर्म किया जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को ऐड होना पड़ता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। हमने बोला था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि Zn को जब गर्म किया जाता है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाते हैं, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन को ऐड होना पड़ता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड, हाइड्रोजन रिमूव, और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव, हाइड्रोजन ऐड, यानी कि उल्टा होता है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है लॉस हुए थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। आइए देखते हैं KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट, तो इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन को अलग कर दिया गया, यानी कि KCl प्लस O2।
जब ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो यानी कि अलग हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पर देखें Na+H2, तो Na+H2 और यहाँ पर आप देख रहे हैं NaH, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है और हाइड्रोजन का एडिशन कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर देखिएगा अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को Zn आयंस के साथ ऐड कर दें तो वो Zn एटम बन जाता है, तो यहाँ पर क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब रिडक्शन रिएक्शन होगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीडाइज करता है और रिडक्शन जो है वो रिड्यूस करता है। रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों देखने को मिले वो रेडॉक्स रिएक्शन है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब एक ही साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलता है तो उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर देखिएगा CuO है कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जब हम यहाँ प्रोडक्ट में देखते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ चला गया तो इसका मतलब क्या है, ये रिडक्शन है। H2 के साथ ऑक्सीजन आकर के ऐड हुआ है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव तो रिडक्शन। दूसरा यहाँ पर देखें MnO2 + HCl और MnCl2 + H2O + Cl2, तो यहाँ पर देखें Mn के साथ जो है जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गया है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पर H के साथ जो है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि ऑक्सीजन अगर ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीजन रिमूव होती है हाइड्रोजन ऐड होती है तो वो होगा आपका रिडक्शन। क्लियर है। आगे आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप देख सकते हैं जिसमें हीट को रिमूव होते हुए देखा जाता है। द रिएक्शन विच आर अकम्प्लिस्ड बाय इवोल्यूशन या फिर इवॉल्व ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जो कि हीट को इवॉल्व करती है, हीट को रिलीज़ करती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि जो मीथेन है अगर उसको बर्न किया जाए तो उसमें हमें हीट भी देखने को मिलती है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। एंडोथर्मिक में क्या है कि वो रिएक्शन जिसमें हीट हमको देनी पड़ती है। जैसे हम देखें कि द रिएक्शन विच अकर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, जिसको हीट देनी पड़े और तब वो रिएक्शन हो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे यहाँ पर देखें कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको हमें गर्म करना पड़ता है तब ये मरकरी और ऑक्सीजन में टूटता है, तो ये रिएक्शन कहलाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इसमें हीट हमको देनी पड़ी है। लेकिन जिसमें हीट ना देनी पड़े, हीट हमें मिल जाए, वो कहलाएगी एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट हमको खुद से देनी पड़ती है रिएक्शन को होने के लिए, वो कहलाती है एंडोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस इज़ ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो है हीट को यूज़ किया जाता है। आगे देखिएगा इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ मतलब जो कोरोजन यानी कि जो जंग लगता है लोहे पर, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, द फेनोमेनन ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड अदर केमिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द कोरोजन। मतलब क्या है कि अगर किसी मेटल को खुले में ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे जो है वो जो कोरोजन होता है वो उसको खा जाता है। और ये जो रिएक्शन है वो होती है एयर में प्रेजेंस मॉइस्चर, वाटर की वजह से, और अदर केमिकल प्रेजेंट जो एटमॉस्फेयर की एयर में होते हैं, इन सभी के कारण ये रिएक्शन कोरोजन कहलाती है। आगे यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। जैसे कार बॉडीज़ को इफ़ेक्ट करता है, ब्रिजेस को इफ़ेक्ट करता है, आयरन रेलिंग को इफ़ेक्ट करता है, शिप्स होते हैं आयरन के, उस पर जंग लगता है, और अदर आयरन मेटल्स आर डैमेज, उन सभी को ये डैमेज करता है। आप सभी जानते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। मेथड ऑफ प्रिवेंशन या फिर प्रिवेंट ऑफ कोरोजन, कैसे कोरोजन को
कोरोजन से सुरक्षित रखा जाए मेटल्स को। हम देखते हैं यहाँ पर पेंटिंग, मेटल्स पर अगर पेंट कर दें तो जंग कम लगता है, रेगुलर क्लीनिंग करनी चाहिए। और याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिस पर कोरोजन का लगना हार्मफुल नहीं होता बल्कि बेनिफिशियल होता है। रेंसिडिटी की बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन फॉर ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल में जो भी ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है उसका धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होने का जो प्रोसेस है वही रेंसिडिटी कहलाता है। प्रिवेंशन कैसे करा जाए, देखिए कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर लाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में जो है फूड मटेरियल्स को रखना चाहिए, खुले में नहीं रखना चाहिए। रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेशन में पके हुए खाने को रखें। अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल्स इन डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट में जो है रखने से बचें पके हुए खाने को। बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, या फिर उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाएं तब उसको खुला रखें। ठीक है, ये जो है प्रिवेंशन है। बात आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। एक केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन एन एक्वस सॉल्यूशन वेयर टू आयनिक बॉन्ड्स कंबाइंड एंड एन इनसॉल्युबल साल्ट इज प्रेसिपिटेटेड आउट एज बाई प्रोडक्ट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एक एक्वस सॉल्यूशन दो आयनिक बॉन्ड्स के साथ कंबाइंड होता है और इनसॉल्युबल साल्ट को बनाता है, और वही इनसॉल्युबल साल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट के रूप में हमें मिल जाता है। तो उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। द इनसॉल्युबल साल्ट दैट आर फॉर्म्ड इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट्स। जो इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इनसॉल्युबल साल्ट हमें मिलता है उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से भी एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, AgNO3 है और KCl है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो AgNO3 टूट करके AgCl बनाता है और KCl टूट करके KNO3 बनाता है। तो देखिएगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, तो यही क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसमें AgCl जो होगा वो प्रेसिपिटेट होगा जो सॉलिड स्टेट में इनसॉल्युबल होगा उस वाटर के अंदर। नेक्स्ट अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देखें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड जो है जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम प्रेसिपिटेट्स बोलेंगे और KCl हमको सॉल्यूशन की फॉर्म में मिल जाता है। नेक्स्ट है AgNO3 और NaCl को रिएक्ट कराएं तो AgCl मतलब प्रेसिपिटेट्स और NaNO3 हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। A precipitation reaction is a kind of chemical reaction in which two soluble salt in an fluid solution mixed and one of the items is an insoluble salt called a precipitate। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है एक तरह की केमिकल रिएक्शंस है जिसमें दो सॉल्युबल साल्ट फ्लूइड सॉल्यूशन में मिक्स होते हैं और वन ऑफ द आइटम्स और एक ऐसा आइटम्स निकालते हैं जिसको इनसॉल्युबल कहा जाता है, और वही इनसॉल्युबल क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। आयनिक इक्वेशन को अगर हम बात करें तो व्हेन ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन इट इज़ नॉन एज आयनिक इक्वेशंस। मतलब जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को आयंस की फॉर्म में लिखा जाता है तो वो आयनिक इक्वेशन कहलाती है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं सिल्वर आयंस और NO3, K+ अलग है, ठीक है, नाइट्रेट, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन। जब आयंस की फॉर्म में लिखते हैं और बनता है AgCl और पोटेशियम आयन आएगा, नाइट्रेट आयन आएगा। तो ये सभी आयंस की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इन्हीं को आयनिक इक्वेशन बोलते हैं। मतलब एक सिंपल रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में अगर लिखा जाए तो वही आयनिक इक्वेशन होगा। यूज़ ऑफ प्रेसिपिटेट,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कैटायन एंड एनायन ए सॉल्युबल साल्ट। एक सॉल्युबल साल्ट से कैटायन और एनायन को सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को यूज़ किया जाता है। These reactions are used to remove salt from the water and to segregate items। मतलब क्या है कि एक साल्ट को रिमूव करने के लिए, वाटर में अगर साल्ट मिक्स है उसको अलग करने के लिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कैन बी यूज इन वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि गंदे पानी को साफ़ करने के लिए भी, वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए हम करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का यूज़। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो दही होती है जिसको कर्ड या फिर योगर्ट बोला जाता है, बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस और लैक्टोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। मतलब क्या है कि दूध में लैक्टोज होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड जो बनता है उसमें होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और वही बैक्टीरिया जो बनाते हैं वो बनाते हैं कर्ड। याद रखिएगा हमेशा इस पॉइंट को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लास 10th साइंस में जो केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इससे ज़्यादा थ्योरी यहाँ पर नहीं आने वाली है और हम यहाँ पर एक एक पॉइंट को देख चुके हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।